गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग सेकेंड चैप्टर का रिवीजन कर रहे थे और सेकेंड चैप्टर में हमने धरातल की जो स्वरूप है उसको 6 भागों में डिवाइड किया था और 6 भागों में डिवाइड करने के बाद हमने उत्तरी भारत के मैदान पर्वतमाला वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में उत्तरी भारत का मैदान है उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदानों के बारे में देखेंगे, ये है क्या और किस तरह इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। और आप लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, इसलिए हमें अच्छा लग रहा है कि आप लोग रेगुलर अपनी पढ़ाई कर रहे हो और अपना पढ़ाई में ध्यान लगा रहे हो। तो आज हम लोग शुरू करते हैं मरुस्थल। जैसा कि आपको पता है हम लोग मैक्सिमम मरुस्थल एरिया में रहते हैं और मरुस्थल क्या होता है, ये डिजर्ट एरिया होता है, काफ़ी कम पानी वाली जो जगह है और सैंडी एरिया है उसको हम लोग मरुस्थल कहते हैं। तो भारत में ये भाग काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ये अरावली श्रेणी के उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल की ऊपर खाबड़ बलुई बंजर भूमि को हम लोग मरुस्थल का नाम देते हैं। पाकिस्तान की सीमा के पास जैसलमेर में बालू से बनी लंबी लंबी कटकें भी पाई जाती हैं। ये जैसलमेर का एरिया जो है वो ज़्यादा बड़ा मरुस्थल है हमारे देश का। यहाँ औसत 150 मिलीमीटर के करीब वर्षा होती है और इन्हीं स्थलाकृतियों लक्षणों के कारण इसे मरुस्थल का नाम दिया गया है। मेसोजी काल में अगर हम लोग भारतीय मरुस्थल का समुद्र लहराया करता था, यहाँ पर मेसोजी काल जो होता था एक युग होता था, उस काल में यहाँ पर एक समुद्र लहराया करता था। उसके बाद में ये काफ़ी पुष्टि हो चुकी है, विद्वानों ने पुष्टि कर चुकी है। आजकल ये फासिल पार्क यहाँ लकड़ी के जीवाश्म के जो आयु है 18 साल आंकी गई है जो हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं, तो उससे हमें ये पता लगता है। ब्रह्मसर के आसपास पाए जाने वाले समुद्री निक्षेप भी इसी एरिया में पाए जाते हैं, जो कि इसका मैचिंग करने के बाद हमें पता लगा कि मरुस्थल में पहले क्या था। ढाल के आधार पर मरुस्थल के 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ढालों के आधार पर पहला है सिंध पाकिस्तान की ओर ढाल वाली उत्तरी भाग और दक्षिण में कच्छ के रण की ओर ढाल है, ये दक्षिणी भाग है। इसको 2 भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अल्पवृष्टि और बहुत अधिक वाष्पीकरण के कारण इस प्रदेश में जल की हमेशा घाटा या लॉस रहता है और कम वर्षा होती है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ की अधिकतर नदियाँ जो छोटे समय के लिए बहती हैं, जो अल्पकालीन नदियाँ ही इनको बोलते हैं हम लोग। यहाँ कुछ नदियाँ दूरी तक बहने के बाद मरुस्थल में रेत में लिप्त हो जाती हैं। ऐसे अफवाह को अंत स्थलीय अफवाह या इनलैंड ड्रेनेज कहा जाता है, जो नदियों या झील में पलाया हो जाता है। अगर हम लोग, ये था मरुस्थल का भाग। अगर तटीय मैदानों के बारे में हम लोग देखें तो ये कोस्टल एरिया जो है वहाँ पर मैदान पाए जाते हैं। जो समुद्र के तट में एरिया है उसको मैदानी भाग कहते हैं, कोस्टल प्लेन बोलते हैं। तो स्थिति के और सक्रिय भू आकृति प्रक्रिया के आधार पर तटीय मैदानों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान। जो बंगाल की खाड़ी का एरिया, जो अरब सागर की खाड़ी का एरिया है, इनके तटीय भागों में जो ये मैदान पाए जाते हैं इनको हम लोग तटीय मैदान कहते हैं। पश्चिमी तटीय मैदानों को हम लोग देखें तो पश्चिम घाट में अरब सागर के तट के बीच में स्थित एक लंबा संकरा मैदानी प्रदेश है, जो उत्तर में खंबात की खाड़ी से दक्षिण में कन्याकुमारी के अंतरिक्ष तक यहाँ फैला हुआ है। मैदानी जो सबमर्जमेंट है अर्थात जल में डूबे हुए तटीय मैदानों का उदाहरण है। ऐसा माना जाता है कि द्वारका नगर जो किसी से पश्चिम तट भारत की मुख्य भूमि पर स्थित था, अब जल में डूबा हुआ है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान अब एक संकीर्ण पट्टी के रूप में रह गए हैं। लंबे चौड़े नहीं हैं, पट्टी के रूप में है। इस मैदान की औसत चौड़ाई 165 किलोमीटर है। यह मध्य में संकीर्ण है, किंतु इसका उत्तरी और दक्षिणी भाग चौड़ा है। दमन से गोवा तक 500 किलोमीटर तक के प्रदेश में कोंकण तट, मध्य भाग में गोवा में मैंगलोर तक ये 225 किलोमीटर चौड़ा है। और कन्नड़ तथा कनारा तटीय मैदान जो मंगलोर तथा कन्याकुमारी के बीच में यह 500 किलोमीटर के लगभग चौड़ा पाया जाता है। पश्चिमी घाट में अरब सागर में गिरने वाली असंख्य छोटी छोटी तीव्रगामी नदियों ने पश्चिमी तटीय मैदान को काट छाट दिया है। इस मैदान के दक्षिण में मालाबार तट पर बालू के टिब्बे, जिसको बोलते हैं लेगुन्स बोलते हैं, वो पाए जाते हैं।
इन अनूपों के स्थानीय भाषा में हम क्याल कहते हैं। क्याल खारे पानी की झीलें होती हैं जिनमें बालू की रोधिका तथा भू जीवाश्म वगैरह समुद्र के किनारे जो पाए जाते हैं। क्याल पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में इस प्रदेश की नेहरू ट्रॉफी बल्लमकल्ली नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। ये काफ़ी फेमस है, अगर हम लोग साउथ में देखें तो, केरला में हम लोग देखें तो। इसके बाद हम लोग दूसरा भाग जो है, इसको पूर्वी तटीय मैदान है, इसको हम लोग लेते हैं। यह मैदान पूर्वी घाट और पश्चिम बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। यह एमरजेंट अर्थात जल में उभरे हुए तटों के उदाहरण है। उत्तर में स्वर्ण नदी से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक ये विस्तृत रूप में फैला हुआ है, ये मैदानी भाग फैला हुआ है। इस मैदान में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि ये नदियां हैं, मुख्य नदियां हैं, ये बहती हैं। इनका दक्षिणी भाग अर्थात कृष्णा से कावेरी तक का भाग कोरोमंडल या कर्नाटक तट कहलाता है। उभरा हुआ तट होने के कारण यहाँ कम पतन और बंदरगाह विकसित हो गई हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी बंदरगाह हैं। पूर्वी तट पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पतनों और बंदरगाहों का विकास हुआ है। पूर्वी तटीय मैदानों में अनेक अनूप लेगुन्स पाए जाते हैं, जो कि इस एरिया की ब्यूटी है। तो ये आपका था कि मैदानी भाग। इसके बाद में जो इसका लास्ट भाग है, ये है द्वीप समूह, जो छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं, उनको लेते हैं हम लोग। अब भारत में 2 द्वीप समूह हैं, एक बंगाली खाड़ी व दूसरा अरब सागर में। संरचना की दृष्टि से पूर्वी और पश्चिमी द्वीपों में भिन्नता पाई जाती है। बंगाली खाड़ी के द्वीप को हम लोग देखें तो बंगाली खाड़ी में लगभग 572 द्वीप हैं, जो 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में तथा 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में पाई जाती है। इनकी जो लोकेशन है इन डिग्रियों के बीच में पाई जाती है। ये द्वीप 300 किलोमीटर की लंबाई में एक अर्धचंद्राकार के रूप में फैले हुए हैं। बंगाल की खाड़ी 2 प्रमुख द्वीप समूह, रिची द्वीप समूह और लंबरिंथ द्वीप समूह है। बंगाली खाड़ी के समस्त द्वीपों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह, ये दोनों भाग हैं जो बंगाली खाड़ी के द्वीप समूह हैं। इनको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पार्ट हैं। अंडमान द्वीप के 3 हिस्से हैं, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। निकोबार के उत्तरी भाग को कार्य निकोबार और दक्षिणी भाग का महान निकोबार कहा जाता है। महान निकोबार के अंतिम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। जो साउथर्न पॉइंट हमारा है वो इंदिरा पॉइंट है। तो ये हमारे डिवाइड किया गया है दक्षिणी भाग को, उत्तरी भाग को किस तरह डिवाइड किया गया है, ये आप इसके डेटा जरूर याद कर लें। इसका जो दूसरा पार्ट है, अरब सागर के द्वीप समूह हैं। तट के निकटवर्ती द्वीपों में उत्तर की ओर 2 द्वीप, अजीव द्वीप, सेंट मेरी, मुंबई के निकट कैनरे व हेनरे तथा एलिफेंटा द्वीप समूह, ये काफ़ी द्वीप समूह पाए जाते हैं। सुदूरवर्ती जो द्वीप समूह का लक्षद्वीप और मिनी कार ये शामिल है इसमें। यह द्वीप 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर की ओर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच में बिखरे हुए, जिनका फैलाव है इन डिग्रियों के बीच में है। ये केवल केरल तक 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पूरा द्वीप समूह परवाल निक्षेप के लिए, परवाल जो घास होती है उसके लिए काफ़ी मशहूर है, पाए गए हैं। यहाँ कुल 36 द्वीप हैं, जिनमें से 11 पर लोग बसे हुए हैं। 11 डिग्री चैनल द्वीपों को 2 भागों में बांटती है। उत्तर में अमीनदीवी और दक्षिण में कन्नानौरे, ये 2 प्रमुख भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। द्वीपों के पुलिन तूफान और निर्मित करते हैं और असंगठित गुटिकाएँ इसमें पाई जाती हैं। यह नारियल बहुत उगते हैं। जहाँ खेती की दृष्टि हम लोग देखें तो नारियल जो हमारा ये जो तटवर्ती भाग है, इसमें नारियल के पेड़ काफ़ी पाए जाते हैं और नारियल की बहुत अच्छी खेती की जाती है। सैलानियों के लिए ये अच्छी जगह है। और इसके हम जो प्रमुख पर्वतमालाओं के बारे में हम लोग देखें तो इसमें माउंट सैंडल है, जो 738 मीटर करीब ऊंचाई पर है, उत्तरी अंडमान में है। माउंट कोयोब है, जहाँ पर 460 मीटर है और दक्षिण अंडमान में स्थित है। माउंट डियोवली है, जो 515 मीटर के लगभग है। और माउंट थुइलर है, जहाँ पर 642 मीटर ग्रेट निकोबार में स्थित है। ये आपके द्वीप समूह है। ये आपके द्वीप समूह का जो एरिया है इसमें पाए जाते हैं।
और ये इनको हम लोग 2 भागों में हम लोग डिवाइड किया है, अरब सागर का द्वीप और दूसरा बंगाली खाड़ी के द्वीप। दोनों भागों को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम लोग दूसरी दृष्टि से हम लोग देखें तो भारत के जो 6 भाग हैं, 6 भागों को हम लोग अलग अलग ढंग से डिवाइड करके इनका अलग ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है उनको डिवाइड करके हम लोग इनको अध्ययन कर सकते हैं। तो इनकी जो मैप में आप लोग इसको भर के देखोगे, ये एग्ज़ाम में बाई चांस कोई आ जाता है तो इसको मैप में दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। इंडिया का मैप बनाकर उसमें आपको ये पूरा एरिया दिखाना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये पूरा क्वेश्चन होगा। बच्चे मैप में काफ़ी कंजूसी करते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जब भी आप आंसर लिखें तो क्वेश्चन नंबर और आंसर लिख के उसके बाद में उसमें मैप लगाना न भूलें, अगर ज्योग्राफी में आपको मार्क्स लेने हैं तो। ये मैं बार बार आप लोगों को दोहराता हूँ, बार बार कहता हूँ और आगे भी कहता ही रहूँगा, क्योंकि आप लोगों को कहने के बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही छोड़ के आ जाते हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन तैयार करें, अपने नोट्स तैयार करें, तो अपना जो ये नोट्स वगैरह हैं इसमें मैप्स को साथ लेके चलें। तो उसमें डिग्री, अक्षांश वगैरह, देशांतर वगैरह जब भी लिखो तो डिग्री का मार्क जरूर लगाएं। अगर आप लोग डिग्री के निशान नहीं लगाते हैं तो भी आपका क्वेश्चन अधूरा टाइप रह जाता है। ये था आपका दूसरा चैप्टर। आज हमने दूसरा चैप्टर कवर कर लिया है। अगर कॉलेज खुले तो हम लोग 3rd चैप्टर शायद हम लोग कॉलेज में शुरू करेंगे, तो आज जो आदेश आएगा उसके अनुसार आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप अपना तैयारी रखें। 3rd चैप्टर हम लोग हो सका तो कॉलेज में ही शुरू करेंगे। और रिवीजन जो आपका हो रहा है ये आपका रिपीटेशन है, और आप बहुत लकी हो कि आपका सिलेबस कवर हो चुका है, और सिलेबस कवर होने के बाद में आपका रिवीजन हो रहा है। तो एक बार सिलेबस कवर मुश्किल हो जाता है करना, और ये आपका रिवीजन हो रहा है, तो आप लोग बहुत लकी हो। तो ये था आपका 2nd चैप्टर। 3rd चैप्टर जो है अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम जो इंडिया का है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।